बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा ट्रक था और इस पर बहुत बड़े बड़े सरबंद ड्रम लदे हुए थे। इन ड्रमों को रस्सियों से इस तरह बांधा गया था कि वो अपनी जगह से खिसक ना सकें। ड्राइवर के अलावा एक और आदमी भी ट्रक पर मौजूद था। ट्रक की रफ्तार ज्यादा तेज ना थी, गालिबन एहतियात मद्देनजर थी, वरना सड़क पर तो सन्नाटा था। ड्राइवर को तेज रफ्तारी के कमालात दिखाने से कौन बाज रख सकता। सूरज अभी गरूब नहीं हुआ था, हवा में खुनकी बढ़ गई थी। ड्राइवर के करीब बैठे हुए आदमी ने कहा, अब यही देखो, हमें मालूम नहीं कि ये ड्रम कहाँ जाएंगे और इनका मसरफ क्या है। जानने की जरूरत भी क्या है चौधरी, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। हाँ, तो तुम मुझे गैर मुल्की जासूसों के किस्से सुना रहे थे। अरे हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर हम अपनी आंखें खुली रखें तो इन्हें बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। ये बाहर से आते हैं और हमारे यहाँ के हालात से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते, इसलिए कभी कभी बहुत ही मामूली किस्म के लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। कुछ ही अरसा पहले की बात है, एक आदमी शकरवाल के रेलवे स्टेशन पर बैठा एक मुसाफिर से कह रहा था कि वो कमरवाला का रहने वाला है और वहीं जा रहा है। लेकिन जब बुकिंग शुरू हुई और खिड़की पर टिकट लेने पहुंचा तो बुकिंग क्लर्क को कमरवाला के एक टिकट के लिए 2 रुपए दिए। तुम जानते हो, शकरवाल से कमरवाला तक के लिए सिर्फ 75 पैसे लगते हैं। बुकिंग क्लर्क ने 1 रुपया 25 पैसे उसे वापस कर दिए, लेकिन वो मुसाफिर जो इसके पीछे खड़ा था खटक गया, क्योंकि वो इसे बता चुका था कि वो कमरवाला का रहने वाला है। गाड़ी आने में अभी देर थी। शुबह में मुब्तला हो जाने वाले मुसाफिर ने ड्यूटी कांस्टेबल से अपने शुबह का इजहार कर दिया। बस भाई धर लिए गए। पूछगछ हुई तो इतराफ करना पड़ा कि फौजियों की नकलो हरकत की जासूसी करने के लिए सरहद पार से तशरीफ लाए थे। तुमने देखा कि बुकिंग क्लर्क ने इस पर तवज्जो नहीं दी थी कि इसने कमरवाला के एक टिकट के लिए 2 रुपए दिए थे। हो सकता है वो जल्दी में रहा हो, लेकिन एक मुसाफिर ने इसकी गलती की बिना पर उसे घर तक पहुंचा दिया। हाँ चौधरी, हमें हर वक्त चौकस रहना चाहिए। मगर चौकस रहने के लिए भी अक्ल चाहिए। अब यही देखो कि हम नहीं जानते कि आखिर ये ड्रम हकीकतन कहाँ जाएंगे। भला इसका इस बात से क्या ताल्लुक चौधरी? बिल्कुल ताल्लुक है उस्ताद। मुझे हैरत है कि तुमने कभी इस पर गौर नहीं किया। किस पर? इसी पर कि तुम इन ड्रामों को एक वीरान जगह पर उतारते हो और वहीं से वापस चले जाते हो। किसके लिए लाते हो तुम नहीं जानते। दूर दूर तक किसी का पता नहीं होता। कंपनी जाने मेरी बला से, हम तो हुक्म के बंदे हैं। इधर के फेरे पर बत्ता भी डबल मिलता है। देखो उस्ताद, ये सरहदी इलाकों के जंगल हैं। हो सकता है ये ड्रम सरहद पार स्मगल हो जाते हों। तुम पर सिर्फ तुम्हारे खानदान ही की जिम्मेदारी नहीं, मुल्को कौम का भी हक है तुम पर। फेरे लगा लगा कर बत्ता भी बनाते रहो और ये भी मालूम करने की कोशिश करो कि इन ड्रमों का मसरफ क्या है। अच्छा, मैं समझ गया, लेकिन मैनेजर साहब का हुक्म है कि ड्रम उतार कर फौरन चल दूं। मगर ये भी मुमकिन है कि कभी ट्रक स्टार्ट ही ना हो सके, मतलब ये कि जब तुम ड्रम उतार चुको। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर वही बेअक्ली की बात, भला किस तरह चौकस रहोगे? मैं नहीं समझा चौधरी। ड्रम उतार देने के बाद ये जाहिर करो कि ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा, डिस्ट्रीब्यूटर खोल दो। हाँ, ये हो सकता है। तो फिर आज ही कम से कम आधे घंटे तक रुक कर देखो कि क्या होता है। वहां सांप बहुत हैं चौधरी, हाथी तो नहीं हैं जिन्हें हम पैरों से कुचल ना सकें। रात हो जाएगी, परवाह ना करो, चौधरी बोला। हम उजाले ही उजाले में वहां पहुंचेंगे और जाहिर है कि आधे घंटे में रात नहीं हो जाएगी। अच्छा, देखेंगे। ड्राइवर ने तवील सांस ली। कुछ देर बाद ट्रक एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गया, जिनके दोनों अतराफ में कद आवर झाड़ियों का सिलसिला फैलता चला गया था। इधर शीशम के दरख्तों की बहुतात थी। भला बताओ, सरहद यहाँ से कितनी दूर है? चौधरी बुड़बुड़ाया। ड्राइवर कुछ ना बोला। बिल आखिर वो इस जगह जा पहुंचे जहां ड्रम उतारने थे।
ऐसा मालूम होता था जैसे इस काम के लिए करीबन 100 मुरब्बा गज का टुकड़ा खास तौर पर साफ किया गया हो। वो दोनों नीचे उतरे और ड्राइवर बारबरदारी वाले हिस्से पर चढ़कर रस्सियां खोलने लगा। चौधरी झाड़ियों के करीब खड़ा था। ड्राइवर ने ड्रम नीचे लटकाने शुरू किए, जिनके शोर से जंगल का सन्नाटा लरजने लगा था। दफतन ड्राइवर ने चौधरी की चीख सुनी और खुद गिरते गिरते बचा। चौधरी अपना दाहिना पैर हाथों से दबाए बैठा बुरी तरह चीख रहा था। काका क्या हुआ चौधरी? काका काट लिया। हाय सांप, अब काका क्या होगा? काका काट लिया। ड्राइवर पर मजीद बौखलाहट तारी हो गई। वो चौधरी के गिर्द नाच रहा था। अरे कुछ करो, हाय मैं मरा। काका क्या करूं? मम्मा मैं क्या करूं? बचाओ बचाओ। चौधरी ने पागलों की तरह चीखना शुरू कर दिया। कौन है? कहाँ है? क्या है? किसी कदर फासले से आवाज आई। सांप सांप। ड्राइवर हलक फाड़ कर चीखा। फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे बाएं जाने वाली झाड़ियों में भौंचाल आ गया हो। क्या हुआ? झाड़ियों से एक चेहरा बरामद हुआ। सांप ने डस लिया। ड्राइवर चौधरी की तरफ हाथ उठाकर चीखा। अजनबी झाड़ियों से बाहर आ गया था। उधेड़ उम्र का एक तंदोमंद आदमी था। खाकी कोट और खाकी पतलून में मलबूस था। पिंडलियों तक चर्मी बूट चढ़े हुए थे। वो चौधरी पर झुक पड़ा। मारगुजीदा पैर पर छूट आने वाले खून की बूंद अजनबी की उंगली पर मुंतकिल हो चुकी थी। इसने इसे अंगूठे से मसल कर सूंघा और हंस पड़ा। न सिर्फ ड्राइवर बल्कि चौधरी भी चौंक कर उसे घूरने लगा था। मर चुका होगा मेरे दोस्त, अजनबी चहका। वो सांप इतनी देर में मर चुका होगा। तुम नहीं मर सकते, बेफिक्र रहो। तुम इस सांप से भी ज्यादा जहरीले हो। तुम्हें डस कर वो एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। साहब ये मजाक का वक्त नहीं है, ड्राइवर रोहान सा होकर बोला। मैं मजाक नहीं कर रहा, अजनबी ने गुस्सीले लहजे में कहा। इसे साबित करूंगा कि सांप ने नहीं डसा बल्कि वो बेचारा खुद डसा गया है। इसलिए तुम सीधे खड़े हो जाओ। उठो। इसने चौधरी को खींच खांच कर जबरदस्ती खड़ा कर दिया। ड्राइवर की जुबान कंग होकर रह गई थी। यकीन करो मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, अजनबी ने चौधरी का हाथ दबाते हुए कहा। लेकिन नहीं, ठहरो, मैं इसे तलाश करता हूँ। वो ज्यादा दूर ना जा सका होगा। फिर इसने ड्राइवर से कहा कि वो चौधरी को आराम से ट्रक पर बिठा दे। इस ड्राइवर ही की मदद से इसने सांप की तलाश शुरू की थी। क्या वो यहाँ खड़ा था? इसने ड्राइवर से पूछा। जी हाँ, इसी जगह। ठीक, तुम यहीं ठहरो, मैं झाड़ियों में घुसता हूँ। तुम मत आना, कहीं तुम भी ना डसे जाओ। इस किस्म के जूते मैं इसीलिए पहनता हूँ। अजनबी झाड़ियों में घुसता चला गया। कुछ देर बाद ड्राइवर ने इसका कहकहा सुना था। फिर वो झाड़ियों से बरामद हुआ तो इसके दाहिने हाथ में एक बड़ा सा मुर्दा सांप था। ये लो भाई, ये देखो, ये रहा तुम्हारा शिकार। इसने मारगुजीदा चौधरी को मुखातिब किया। चौधरी खौफजदा नजरों से सांप और अजनबी को देखे जा रहा था। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? नीचे उतरो, अजनबी ने चौधरी से कहा। चौधरी ने सहमे हुए अंदाज में इसके मशवरे पर अमल किया था। अब इसे अपने हाथ से दूर फेंक दो, अजनबी ने मुर्दा सांप इसके हाथ में देते हुए कहा। चौधरी बौखलाहट में पीछे हट गया। डर लगता है साहब, ड्राइवर बोला। आप ही फेंक दीजिए। खैर खैर, अजनबी ने सांप को एक तरफ डालते हुए कहा। लेकिन इसे हमेशा याद रखना कि तुम बेहद जहरीले हो। तुम्हारे खून का एक कतरा भी किसी जानदार को पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। लेकिन अफसोस कि मैं सिर्फ सांपों का मुआलिज हूँ, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। साहब, कहीं कुछ देर बाद कोई गड़बड़ ना हो जाए, ड्राइवर ने कहा। कुछ नहीं होगा, ये जिंदा रहेंगे। वैसे अगर तुम डर रहे हो तो मेरी कयामगाह पर चल सकते हो, रात वहीं गुजारना। आप कहाँ रहते हैं? रेलवे स्टेशन के करीब। यहाँ से 1 मील के फासले पर मेरी गाड़ी खड़ी है। मेरी दानस्त में यही मुनासिब होगा कि मैं इन्हें अपने साथ ले जाऊं। चले जाओ चौधरी, ड्राइवर ने कहा। सुबह वाली गाड़ी से वापस चले आना। अच्छा, मगर साहब को बड़ी तकलीफ होगी, चौधरी ने नहीफ आवाज में कहा। नहीं, मुझे कोई तकलीफ ना होगी, अजनबी बोला। तुम बेतकल्लुफी से चलो। बहुत से लोग महज घबराहट की वजह से मर जाते हैं। हर सांप जहरीला नहीं होता। लेकिन मेरा जहर, इसकी तदबीर भी हो जाएगी। तुम फिक्र ना करो। अंधेरा फैलने लगा था।
ड्राइवर ने चौधरी को अजनबी की गाड़ी तक पहुंचने में मदद दी। चौधरी, इसने रुखसत होते वक्त कहा, साहब बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हैं, तुम्हें कोई तकलीफ ना होगी। कैप्टन हमीद ने फोन पर किसी के नंबर डायल किए और माउथपीस में कुत्ते की तरह भौंक कर रिसीवर क्रैडल पर रख दिया। आधे घंटे बाद 10वीं बार इसने ये हरकत की थी और ये फोन कासिम का था। कासिम घर पर मौजूद नहीं था, इसकी बीवी भी कहीं गई हुई थी। हमीद ने मुलाजमों से कहा था कि वो वहीं ठहर कर कासिम का इंतजार करना चाहता है। इन्हें भला क्या इतराज हो सकता था? हमीद इनके लिए अजनबी तो था नहीं कि वो इसकी निगरानी के गर्ज से बार बार ड्राइंग रूम में आते। बहरहाल हमीद ने अब तक हर 3 मिनट के बाद किसी नामालूम आदमी के नंबर डायल किए थे और बड़े सलीके से भौंकता रहा था। फिर ऐसा हुआ कि कासिम और टेलीफोन के महकमे का एक ऑफिसर साथ ही साथ वहां आ पहुंचे। कंपाउंड में अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो गया। आपका फोन काट दिया जाएगा, ऑफिसर ने सख्त लहजे में कहा। जरा काट कर तो देखो, पूरे महकमे को उलट दूंगा। हमीद ने ये आवाजें सुनी और बाहर निकल आया। कासिम मजीद कुछ कहने वाला था, लेकिन हमीद को देखकर मुंह खुला का खुला रह गया। क्या किस्सा है? इसने इनके करीब पहुंचकर पूछा। तुम यहाँ कब से हो? कासिम ने इसे घूरते हुए उल्टा सवाल झड़ दिया। बहुत देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारी मिसेस भी तशरीफ नहीं रखती। अब मैं कुछ नहीं कह सकता, कासिम ने ऑफिसर की तरफ मुड़कर भराई हुई आवाज में कहा। बहरहाल ये तहरीरी वार्निंग रखिए, ऑफिसर ने कासिम की तरफ एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा। दूसरी शिकायत पर फोन काट दिया जाएगा। बात क्या है? हमीद ने नरम लहजे में पूछा। भाई फरमाते हैं कि मेरे फोन पर कुत्ता भौंकता है। हो सकता है कि फोन पर तुम्हारी आवाज ऐसी ही लगती हो। देखो, मैं कहता हूँ मुझे गुस्सा ना दिलाओ। क्यों साहब, आप ही कुछ बताइए, हमीद ने ऑफिसर को मुखातिब किया। आप ही से पूछ लीजिए, कहता हुआ ऑफिसर अपने स्कूटर की तरफ बढ़ गया। कासिम हमीद की तरफ मुड़ा और उसे इस तरह घूरता रहा जैसे मार ही बैठेगा। अगर ये बात है तो मैं वापस जा रहा हूँ, हमीद ने नाखुशगवार लहजे में कहा। नहीं, क्या जरूरत है, हमेशा के लिए यही डेरा डाल दो और मेरी नाक काटते रहो। अमें, क्या तुम मुझ पर उदार खाए बैठे रहते हो? हमीद ने भी आंखें निकाली। तो फिर कौन भौंक रहा था फोन पर? कोई मेरे यहाँ कुत्ते पिल्ले होते हैं? ओह, अब समझा, तो ये टेलीफोन के महकमे का कोई आदमी था, ठेंगे का आदमी था। कहता हुआ कासिम आगे बढ़ गया। अच्छी बात है, मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते, तुम्हें बताना पड़ेगा। कासिम पलट पड़ा। किस लोंडिया के बाप पर भौंक रहे थे? वाकई तुम्हारे दिमाग चल गया है। फिर वो खामखा आया था। कभी कभी गलतफहमी भी हो जाती है, हो सकता है किसी और के फोन से ये हरकत हुई हो। तुम क्यों आए थे? मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, लेकिन बिजनेस तुम्हारे नाम से होगा। क्या मतलब? सरकारी मुलाजिम हूं ना, इसलिए अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकता। डेयरी फार्म क्यों नहीं खोलते? फिल्म बनाकर क्या करोगे? फ्लॉप हो गई तो? भैंस दूध ना दे तो जिबा करके खा ली जाएगी। बेहद अक्लमंद होते जा रहे हो, मगर मैं फिल्म ही बनाना चाहता हूँ। आखिर क्यों? एक लड़की को हीरोइन बनाना है। मेरा क्या फायदा होगा? मुफ्त की तफरीह नहीं चलेगी। मैंने आज तक कोई लंबी तड़ंगी और मोटी ताजी हीरोइन नहीं देखी। हीरोइन के अलावा और भी तो किरदार होते हैं। हीरोइन की माँ लंबी तड़ंगी, हीरोइन की बहन लंबी तड़ंगी सी, हीरोइन की बहन भी तुम्हारे ही मयार की। इन सब किरदारों के लिए तुम ही इंतखाब करना। नहीं बेटा, हमेशा मैं ही मारा जाता हूँ, अपनी ऐसी की तैसी में जाए। मैं तो अपनी चपाती बेगम के साथ मिलकर अब सोशल वर्क करूंगा। इसमें भी तो लोंडियों से मिला काट होती है। हे, शक्ल देखिए जनाब की, चपाती बेगम के साथ लोंडियां देखेंगे। हाँ हाँ देखेंगे, चलते फिरते नजर आओ। अच्छा, टाटा, हमीद ने कहा और अपनी गाड़ी में जा बैठा। लेकिन अभी इंजन स्टार्ट भी ना कर पाया था कि एक लंबी सी स्याह गाड़ी कंपाउंड में दाखिल हुई और सीधी पोर्च में चली गई। कासिम पोर्च के करीब पहुंच चुका था और स्याह गाड़ी से चपाती बेगम उतरी थी, लेकिन ऐसा मालूम होता था जैसे गाड़ी की बजाय
सचमुच जलते तवे से उतरी हो। हमीद ने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा पोर्च की तरफ लेता चला गया। लो देखो बेटा, कासिम गुस्सीले लहजे में धाड़ा, तुम मुझे जिंदा रहने दोगे या नहीं? बकवास मत करो, इसकी बीवी धाड़ी, तुम्हें इस हरकत का मकसद बताना पड़ेगा। क्या किस्सा है? हमीद गाड़ी से उतरता हुआ बोला। किस्सा इनके वालिद साहब के कान में भौंक रहा था, साले बेटा, कासिम जले कटे लहजे में बोला। ये साबित हो चुका है कि हमारे ही फोन से काले होती रही थी, इसकी बीवी गुर्राई। मैं घर पर नहीं था और ये दगाबाज यहाँ मेरा इंतजार कर रहा था, कासिम ने हमीद को घौंसा दिखाकर कहा। वो कहर आलूद नजरों से हमीद की तरफ देखने लगी। ये कितना बड़ा कमीनापन है, हमीद कासिम को मुखातिब करके बोला। तुम मुझे महज इसलिए इल्जाम दे रहे हो कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लानत है अगर अब मैं तुम्हारी तरफ रुख करके थूकूं भी। आप कहाँ थे? कासिम की बीवी ने पूछा। ड्राइंग रूम में। हमारे यहाँ 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, फिर ये किसी नौकर की हरकत होगी। नौकर तुम्हारे बाबा का क्या लगता है कि कान में भौंकेगा? जुबान बंद कीजिए अपनी। बहरहाल मैं जा रहा हूँ, अब कभी ना आऊंगा, हमीद ने कहा और गाड़ी मोड़ दी। कासिम की बीवी इसे आवाजें ही देती रह गई थी। फाटक से गुजरकर इसने एक जगह गाड़ी रोकी और जेबी ट्रांसमीटर निकाल कर किसी को कॉल करने लगा। जवाब मिलने पर बोला, जेंटो स्पीकिंग, 3-0-4658 पर 3-3 मिनट के वक्फे से 10 बार भौंको। ओके सर, दूसरी तरफ से आवाज आई और हमीद ने ट्रांसमीटर डैशबोर्ड के खाने में रख दिया। अब फिर वो अपनी गाड़ी कासिम की कोठी की तरफ मोड़ रहा था। कासिम की बीवी ड्राइंग रूम ही में मौजूद थी और कासिम भी एक तरफ बैठा हुआ नजर आया। हमीद की वापसी पर भी इसकी पोजीशन में कोई तब्दीली ना हुई। हकीकतन मैं नहीं समझ सका कि बात क्या थी, हमीद ने कासिम की बीवी से कहा। बैठ जाइए, मैं बताती हूँ। अब्बा जान के फोन पर कोई कॉल करता था और कुत्ते की तरह भौंकने लगता था। इन्होंने दूसरी लाइन पर एक्सचेंज का मुतला किया था, फिर 15 मिनट के अंदर ही अंदर फोन डिटेक्ट कर लिया गया जिससे कॉल आ रही थी, और फोन आपका था। जी हाँ, और इस दौरान में यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं था। गलत ना समझिए, मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि यहाँ 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, और फिर अब्बा जान से कोई क्यों मजाक करने लगे? कोई नौकर भी कर सकता, कासिम धाड़ा। ना वो आपके अब्बा जान का साला है और ना बहनोई। अपना फूफा कहिए, इनका बहनोई ना कहिए, कासिम की बीवी जलकर बोली। चलो यही सही। फिर वो कुछ और कहना चाहता था कि फोन की घंटी बजी। कासिम की बीवी ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। हेलो, ओह यू शट अप। इसने रिसीवर क्रैडल पर पटक दिया और तेजी से बाहर निकल गई। कासिम होंकों की तरह हमीद को देखे जा रहा था। मेरा ख्याल है कि अब वो कुत्ता कहीं और से भौंक रहा है, हमीद ने खुश्क लहजे में कहा। तो फिर कोई नौकर ही हो सकता है, कासिम बोला और फिर धाड़ता हुआ खड़ा हो गया। इतने में इसकी बीवी भी आ गई। इसके पीछे एक मुलाजिम भी था जिसके हाथ में इमारत के दोनों इंस्ट्रूमेंट थे। फोन की घंटी फिर बजी और इस बार कासिम ने रिसीवर उठाया। हेलो, अच्छा, साले भौंके जाओ, मैं तुम्हें देख लूंगा। अबे मैनेजर साले, अब तू क्या कर रहा है? मेरे पास तो भेज दिया था नोटिस। छोड़ो, मुझे दो रिसीवर, हमीद इसके करीब पहुंचकर बोला। अब खामोश है। हमीद ने फौरन ही एक्सचेंज के नंबर डायल किए और शिकायत दर्ज करा के रिसीवर रख दिया। 3 बार फिर कुत्ता भौंका था और चौथी बार एक्सचेंज से इत्तला मिली थी कि इसके लिए शहर का एक पब्लिक टेलीफोन बूथ इस्तेमाल किया गया था। आखिर क्या चक्कर है? कासिम की बीवी ने पुरतशवीश लहजे में कहा। अब तो पड़ गई कलेजे में ठंडक, कासिम हाथ नचाकर बोला। जो तुम्हारे अब्बा जान के कान में भौंक रहा था, अब वही मेरा मगज चाट रहा है। बहरहाल अब मैं चला और कभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा। ठहर जाओ, सोशल वर्क की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारे साथ फिल्म बनाऊंगा। फोन की घंटी फिर बजी। कासिम और उसकी बीवी सिर्फ देख कर रह गए। हमीद ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से कुत्ते की आवाज सुनाई दी थी। यार जो कोई भी हो, अब माफ ही कर दो, इसने माउथ पीस में कहा। वाकई, दूसरी तरफ से आवाज आई। गालिबन हमीद की आवाज दूसरी तरफ पहचान ली गई थी। हमीद ने वाकई का जवाब दिए बगैर रिसीवर रख दिया।
میز پر رکھے ہوئے انسٹرومنٹ میں سے ایک کی گھنٹی بجی اور فریدی نے فائل سے توجہ ہٹائے بغیر ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ انفارمر 13T6 آپ سے ملنا چاہتا ہے، دوسری طرف سے آواز آئی۔ روم نمبر 11 میں بٹھاؤ، فریدی بولا۔ وہ سول ہسپتال میں ہے جناب، چل پھر نہیں سکتا۔ 3T6 کے بارے میں تفصیل؟ اسے آپ نے اسٹار آئرن ورکس کے سپلائر کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، فریدی بات کاٹ کر بولا۔ ہسپتال کے کس وارڈ میں ہے؟ ایمرجنسی وارڈ میں۔ اچھا، کہہ کر فریدی نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ سول ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں بستر نمبر 7 کا مریض بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ چودھری، فریدی نے اس کے سرہانے جھک کر نرم لہجے میں آہستہ سے آواز دی۔ اس نے آنکھیں کھولی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھنا چاہا۔ لیٹے رہو، وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ تمہیں کیا ہوا؟ بالکل پیلے پڑ گئے ہو، پرسوں ہی تو ہم ملے تھے۔ بس زندگی تھی، بچ گیا کرنل صاحب، مریض نے گلوگیر آواز میں کہا، اور پھر چودھری نے اپنی کہانی شروع کر دی۔ ذرا ایک منٹ، فریدی نے ایک مرحلے پر ہاتھ اٹھا کر کہا۔ کیا اس اجنبی نے ٹرک ان لوڈ کیے جانے سے متعلق بھی کوئی سوال کیا تھا؟ جی نہیں، بالکل نہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، چودھری نے کہا اور پھر چند لمحے خاموش رہ کر بولا۔ وہ مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اس جگہ لے گیا تھا جہاں وہ بیمار سانپوں کا علاج کرتا ہے۔ رات گئے تک مجھے سمجھاتا رہا تھا کہ میں نہیں مروں گا، پھر اس نے مجھے کوئی دوا پلائی تھی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ بہرحال آج صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے ایسا محسوس کیا جیسے 6 ماہ سے بیمار پڑا رہا ہوں، زبان ہلانے سے چکر آتے تھے۔ شہر کس طرح پہنچے؟ فریدی نے سوال کیا۔ اس کے ایک آدمی نے ٹرین پر سوار کرا دیا تھا۔ یہاں اسٹیشن پر اترا تو 2 قدم بھی نہ چل سکا، شاید مجھ پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ دوبارہ ہوش میں آیا تو خود کو اس ہسپتال میں پایا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رات بھر میں صحت اس طرح کیسے گھر سکتی ہے۔ فکر نہ کرو، تمہارے گروپ کا خون فراہم کر لیا گیا ہے۔ اوہ، تو کیا خون چڑھایا جائے گا؟ ہاں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ خون غیر معمولی طور پر ضائع ہوا ہے، لیکن 2 یا 3 قطروں سے زیادہ خون نہیں نکلا تھا، چودھری نے برائی ہوئی آواز میں کہا۔ ذرا اپنا ہاتھ ادھر لاؤ، فریدی نے کہا۔ پھر وہ اس کی دونوں کلائیاں دیکھتا رہا۔ کرنل صاحب، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ سانپ کسی آدمی کو کاٹے اور خود مر جائے۔ فکر نہ کرو، سب دیکھ لیا جائے گا، میں رات کو پھر آؤں گا۔ پھر فریدی ڈاکٹر کے کمرے میں آیا تھا۔ جی ہاں، میرا خیال ہے کہ اس کے جسم سے سائنٹیفک طور پر خون نکالا گیا ہے۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں، ڈاکٹر بولا، لیکن اس کے خون میں کسی قسم کا بھی زہر کا سراغ نہیں مل سکا۔ براہ کرم خون کے تجزیے کی رپورٹ میرے محکمے کو بھجوا دیجیے گا۔ بہت بہتر جناب۔ فریدی ہسپتال سے نکلا تو 5 بج رہے تھے۔ اس کی گاڑی اب گھر یا دفتر کی بجائے نیاگرا ہوٹل کی طرف جا رہی تھی۔ شہری آبادی سے کچھ دور نکل آنے پر اس نے گاڑی ایک جگہ روک دی اور ڈیش بورڈ کے بائیں جانب والے خانے سے لاسلکی فون کا ریسیور نکالا۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا، میں فریدی بول رہا ہوں۔ دیکھو، سول ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں بیڈ نمبر 7 کے مریض پر کڑی نظر رکھو۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس سے متعلق ہسپتال کے عملے سے کسی قسم کی پوچھ گچھ تو نہیں کی جا رہی۔ ڈیش بورڈ کے خانے میں ریسیور رکھ کر اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور نیاگرا ہوٹل کی طرف بڑھتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے گہرے تفکر کا اظہار ہو رہا تھا۔ حمید اور قاسم نیاگرا کی ایک میز پر اس طرح قابض ہو گئے تھے جیسے اسی پر شب بصری کا بھی ارادہ رکھتے ہوں۔ قاسم چہک رہا تھا اور حمید کے کہے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں مقدر، اس نے قاسم کے چہرے کے قریب ہاتھ نچا کر کہا۔ کسی بھونکنے والے نے ہمیں اس قدر قریب کر دیا ہے کہ ہم اس وقت کیا معلوم ہو رہے ہیں؟ ایک دوسرے کے والد صاحب۔ قاسم کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ میں نے تمہیں ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری چپاتی بیگم بہت چالاک ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نہیں سمجھا، سوشل ورک کی تجویز کس کی تھی؟ اسی کی۔ اور تم سمجھے تھے کہ سچ مچ عیش کرو گے۔ ابے ہاں،
बहुत लोंडियां होती हैं, होती होंगी, लेकिन तुम अपनी चपाती बेगम की मौजूदगी में कुछ नहीं कर सकते। मकसद यही है कि वो हर वक्त तुम्हारे सर पर मुसल्लत रहे। ये बात तो है, इसकी वजह से किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अरे हमीद भाई, वो वाकई उल्लू बना रही है मुझे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तुम उल्लू नहीं बन सकते। हमीद अपने सीने पर हाथ मारकर बोला। लेकिन ये फिल्म विल्म का क्या चक्कर है? पैसा कौन लगाएगा? अपने कर्नल साहब। नहीं, झूठ। क्यों? यकीन नहीं आता? कर्नल साहब और फिल्म? तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। ठेंगे से जल्दी कुछ और मंगवाओ, भूख लग रही है। 3 बजे से इस वक्त तक 4 बार खा चुके हो। बस इसी बात पर तुमसे हड्डी जलती है मेरी। मेरे खाने में नजर ना लगाया करो। हमीद ने वेटर को बुलाकर एक बार फिर कासिम के लिए ऑर्डर प्लेस किया। यार सच बताओ, क्या चक्कर है? कासिम इसे बेइतबारी से देखता हुआ बोला। कैसा चक्कर? तुम आखिर इतनी खातिर क्यों कर रहे हो? वाकई बड़े जलील हो। ये मेरे खलूस की तौहीन है। अच्छा मैं चला, 5वें ऑर्डर का बिल तुम खुद ही अदा करना। हमीद ने उठना चाहा, लेकिन कासिम ने हाथ बढ़ाकर इसका बाजू पकड़ते हुए कहा, 50 बिल तुम पर कुर्बान, और मैं वारी सदके। ऐसा भी क्या? तुम कब से लोंडियों की तरह बदकने लगे? हमीद बुरा सा मुंह बनाए हुए बैठ गया। वैसे कासिम के इस तर्ज तखातिब पर हंसी आते आते रह गई थी। नहीं, जब मुझ पर इत्तेबार नहीं तो वक्त जाया करने से क्या फायदा? इसने नाखुशगवार मूड का मुजाहरा करते हुए कहा। अच्छा तो पूछूं कर्नल साहब से? कासिम की आंखों में शरारत आमेज मुस्कुराहट रक्सा थी। इजाजत है। ठीक इसी वक्त फरीदी भी डाइनिंग हॉल के सदर दरवाजे में दिखाई दिया। वो देखो, हमीद ने इशारा किया। आ गए। ओहो, वाकई। कासिम की आंखें हैरत से फैल गईं, क्योंकि फरीदी के साथ एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर भी था। ये तो वाकई फिल्म। कासिम दोबारा हिकला कर रह गया। फरीदी इनकी तरफ तवज्जो दिए बगैर बालरूम की तरफ बढ़ता चला गया था। नहीं देखा, कासिम ने मायूसाना लहजे में कहा। बहरहाल अब तुम्हें यकीन आ गया, हमीद बोला। बिल्कुल बिल्कुल, कासिम के लहजे में तशवीश थी। हमीद फिर उसे घूरने लगा। चंद लम्हे खामोश रहकर बोला, मैं तुम्हें फिक्रमंद देख रहा हूँ। हाँ, है फिक्र वाली बात। वो मेरा दकियानूस बाप। ओहो, किसी को पता ही ना चलेगा। सब कागजी बातें हैं। मैं नहीं समझा। मतलब ये है कि कागजात तुम्हारे नाम से होंगे और बस ऐलान नहीं किया जाएगा कि एक मोटे का मजीद मोटा बेटा फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक हो गया है। देखो देखो, जुबान संभाल कर। हाँ, तुम बातें ही ऐसी करते हो कि मुझे गुस्सा आ जाता है। ठेंगे से। हाँ तो कैसी फिल्म बनेगी? जंगल फिल्म। सरमायादार की लड़की और गरीब लड़का। देखते देखते आंखें पथरा गई हैं। गरीब की लड़की और सरमायादार का लड़का भी तो होता है। हाँ हाँ, बहरहाल बोरियत ही है। लड़का और लड़की ही सिरे से बोरियत हैं। हाय, तो क्या अब फरिश्ता और फरिश्ती पर फिल्म बनाओगे? बकरा और बकरी पर भी ऐसी फिल्म दे सकता हूँ कि यहाँ से हॉलीवुड तक धूम मच जाएगी। कर्नल फरीदी ने हाथ उठाकर हमीद को खामोश रहने का इशारा किया और सामने फैले हुए नक्शे की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो इस पर पेंसिल से निशानात लगाता जा रहा था। कुछ देर बाद नक्शे को रोल करके एक तरफ रख दिया और हमीद की जानिब देखे बगैर कहा, हाँ अब कहो, क्या कह रहे थे? सबसे पहले तो ये अर्ज करूंगा कि आप कई दिन से आंख मिलाकर बात नहीं कर रहे। हमीद इसे गौर से देखता हुआ बोला। इसके बाद पहले इस रवैये की वजह मालूम करना चाहूंगा। इस रवैये की वजह? बेहतर होगा कि इस सिलसिले में कुछ ना पूछो। हो सकता है आपकी नाराजगी की वजह कोई गलतफहमी हो। नहीं, गलतफहमी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर मत पूछो, वरना फिर तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरे लिए इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती कि आप दिन में कम से कम एक बार भी मुस्कुराकर मेरी तरफ ना देखें। फरीदी इसे तीखी नजरों से देखता हुआ मुस्कुराया। ये भी गवारा है। शेर सुनिए। वो मुस्कुराते तो जाते हैं अजरे पे हम पर
پر اس ادا میں جھلکیاں عتاب کی ہیں، کیا پر لگا رکھی ہے۔ یہ بھی کوئی شعر ہوا؟ اظہار خیال کے لیے محض الفاظ کا انتخاب ہی کافی نہیں ہوتا، مناسب نشست الفاظ کے بغیر اچھے سے اچھا خیال بھی مسخ ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسے صنعت بس، فریدی ہاتھ اٹھا کر بولا، تم ادب کے پروفیسر نہیں ہو اور میں شعر سننے کے موڈ میں کبھی نہیں ہوتا۔ تمہیں اس سلسلے میں جواب دہی کرنی ہے کہ تم نے اپنے کسی ذاتی مقصد کے حصول کے لیے محکمے کے کسی آدمی کو کیوں استعمال کیا۔ میں نہیں سمجھا۔ بروہی کو فون پر بھونکنے کے لیے تم نے ہی کہا تھا، وہ ذاتی نوعیت کا کام نہیں تھا۔ تو پھر قاسم اس کے بغیر ہاتھ نہ آتا۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہونا ضروری تھا، میں نے ان کا نام یوں ہی لیا تھا، ضروری نہیں تھا کہ تم اس کے لیے جھگڑا کرانے بیٹھ جاتے۔ بہرحال میں یہی سمجھا تھا کہ آپ خصوصیت سے اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ خیر، پروڈیوسر کی حیثیت سے وہ بھی برا نہ رہے گا، لیکن اسے سمجھا دینا کہ کچھ دنوں کے لیے گھر چھوڑنا پڑے گا۔ آخر چکر کیا ہے؟ کیا آپ مجھ کو کانفیڈنس میں نہیں لیں گے؟ فلم بنائیں گے بھائی آپ؟ حمید طنزیہ انداز میں بولا، فضول بحثوں میں مت پڑو۔ لیکن آپ تو جنگل فلم بنانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میں ہیر رانجھا بنا رہا ہوں؟ لیکن آپ کے ساتھ جو پروڈیوسر تھا وہ تو صرف پریم کہانیاں ہی فلماتا ہے۔ حمید صاحب، وہ صرف ٹیکنیکی مشیر کی حیثیت سے کام کرے گا، فلم تو آپ ڈائریکٹ فرمائیں گے۔ اسکرپٹ کون لکھے گا؟ اس کی فکر نہ کرو۔ اچھی بات ہے، آپ فی الحال ہیروئن کو میرے حوالے کر دیجئے۔ ہاں، یہ میں کر سکتا ہوں۔ کون ہے؟ بس دیکھ لینا، نام نہیں بتاؤں گا۔ کب دیکھ لوں گا؟ ابھی چلو۔ فریدی گاڑی پر نظر ڈالتا ہوا بولا۔ دونوں آفس سے نکل کر پارکنگ شیڈ میں آئے تھے اور لنکن شہر کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ قاسم کا کیا قصہ تھا؟ فریدی نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، بیوی نے راہ پر لگانے کی کوشش کی تھی، اس کے ساتھ سوشل ورک کرتا پھر رہا تھا۔ میں نے سوچا دونوں میں جھگڑا کرائے بغیر کام نہیں چلے گا۔ کیا حمید بننا کر بولا، آج کل اتنے چڑچڑے کیوں ہو رہے ہو؟ اپنے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیشہ یکساں روش۔ میں یکسانیت کو موت سمجھتا ہوں۔ تم صرف بکواس کرتے ہو۔ یکسانیت کو ناپسند کرنے والے تو سمندر میں چھلانگ لگا دیا کرتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تنہا سمندر میں چھلانگ نہیں لگا سکوں گا۔ فلم کی ہیروئن بھی تمہارے ساتھ ہوگی۔ اوہ، مجھے دلچسپی نہیں، خواہ مخواہ اشتیاق بڑھانے کی کوشش نہ کیجیے۔ کچھ بھی کہو، ابھی نام نہیں بتاؤں گا۔ حمید کچھ نہ بولا، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اب وہ خود اس موضوع پر گفتگو کرنے سے احتراز کر رہا ہو۔ گاڑی کچھ دیر بعد ان کی کوٹھی کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی اور حمید پھر بنا کر بولا، یہاں آپ مجھے ہیروئن دکھائیں گے؟ کئی دن سے یہی مقیم ہے، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ مزاحن بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ قدر افزائی کا شکریہ حمید صاحب۔ ہاں، میں مزاحن بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اتریے گاڑی سے، ہیروئن خود چل کر آپ تک نہیں آئے گی۔ گاڑی سے اتر کر وہ اسے اگبی پارک کی طرف لے چلا تھا اور پھر وہاں پہنچ کر حمید کی جلاہٹ اپنی آخری حدیں چھونے لگی۔ وہ ایک بڑے سے پنجرے کے قریب کھڑے تھے جس میں ایک لومڑی بند تھی۔ حمید اوپری ہونٹ بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ کسی جنگل فلم کی ہیروئن صرف لومڑی ہی ہو سکتی ہے، فریدی مسکرا کر بولا۔ ہو سکتا ہے، حمید نے سرد لہجے میں کہا اور دوسری طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو اور آپ کو میرا کنٹینٹ پسند آ رہا ہو تو مہربانی فرما کر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور آنے والے کہانی اور ناولوں سے لطف اندوز ہوتے رہیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔